Okay, now see here, okay, in this class we will actually try to cover up as many clinicals as possible. बहुत सारे तो हम विसरा के दौरान ही हम कुछ न कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं, और जहाँ हमने डिस्कस किया होगा वहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ उसका नाम ले लेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा, और जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे हमें रुकना होगा. अब जैसे आप इसोफेगस से स्टार्ट करें, इसोफेगस से ही हमारा एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी का मॉड्यूल हमारा या उसका रीजन हमारा स्टार्ट होता है, इंफ्राडायफ्रामेटिक पोर्शन. तो इसका मकसद है कुछ इंफ्राडायफ्रामेटिक हाफ एन इंच है, दैट एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली इज इन फैक्ट कंटिन्यूस विद द लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस, दैट इज इंसिडेंटली थोरेसिक. अब थोरेक्स में चला गया तो ये मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इसोफेगस को हाथ ही नहीं लगा सकते. ये लोअर 1/3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लोअर 1/3 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी चेंज होती है, और इसके साथ साथ वहाँ पर इसके लोअर एंड जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वहाँ पर भी मस्कुलेचर भी डिफरेंट है, उसका न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल भी डिफरेंट है. और वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ये है कि इस जगह पर ये जो लोअर पोर्शन है इसका, इसके मस्कुलेचर में यहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं जो उसको टोनिकली कंट्रैक्टेड रखते हैं फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल पर्पसेस. ये बंद ही रहता है, ये समझ लो उसको खुलना ही नहीं है. और कब खुलेगा? जब फूड इज एक्चुअली कमिंग डाउन हियर, और जब फूड कम डाउन करेगा, आप सॉलो करोगे, जब इनिशियल पार्ट आपको पता है स्केलेटल होता है और लेटर पार्ट विल बिकम मिक्स्ड एंड लेटर द लास्ट विल बी दी स्मूथ. तो वो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होगी, तो दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन से ऊपर से आप देखेंगे इसका जो माइंटेरिक प्लेक्सस है, दैट विल एक्चुअली कीप ऑन स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेच के साथ उसकी पेरिस्टाल्सिस जैसे होगी. एंड व्हेन रीचेस द लोअर पोर्शन, तो आपको यहां पता है कि ये पहले से टोनिकली कंट्रैक्टेड तो है, अब इसको इस टाइम पर इनहिबिट करना है ताकि ये रिलैक्स हो जाए मोमेंटरली, सिर्फ उस टाइम पर. जैसे ना कोई दरवाजा बंद होता है, हम बाहर निकलें तो दरवाजा स्प्रिंग के साथ ऐसे खुल जाता है, जैसे बाहर निकल गए तो फिर वापस बंद. इस किस्म का मैकेनिज्म यहां पर है. तो इसका मकसद ये हो गया कि यहां पर जो मसल्स यहां पर आप जो न्यूरॉन्स आप यहां पे देखोगे इस जगह पर, तो ऊपर से जैसे ही आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगी तो वो जाहिर है क्या होगा, स्टिमुलेटरी होगा ना. और स्टिमुलेटरी होगा वो जब यहां आके पहुंचेगा, तो इस जगह पर एक न्यूरॉन का ग्रुप होता है जिसको भी ये आके स्टिमुलेट ही करेगा, क्योंकि ये है खुद स्टिमुलेटरी. वो जो वेव आ रही है ऊपर से, जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो यहां से जो उसके शॉर्ट एक्सॉन्स बाहर निकलेंगे, उसका न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी होता है. ये इंटरन्यूरॉन्स जो हैं दीज आर इनहिबिटरी, और उस जगह से ये मोमेंटरली उस टाइम पर द लास्ट मोमेंट, इससे पहले नहीं, इससे पहले ये बंद होगा क्योंकि अभी वेव यहां पहुंची नहीं, करंट इधर आया ही नहीं है. जैसे यहां पहुंचेगा तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर जो निकलेगा दैट विल बी इनहिबिटरी, जो उससे पहले से ही मौजूद इनहेरेंटली जो कंट्रैक्टेड हालत में हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जैसे ही ये नेगेटिव इस पे पहुंचेगा इसको इनहिबिट कर देगा. जैसे इनहिबिट कर देगा तो आपका ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है जो इस वक्त टोनिकली कंट्रैक्टेड था, ये मोमेंटरली ये रिलैक्स हो जाएगा. और जैसे ही ऊपर से ये स्टिमुलेटरी वेव खत्म हो जाएगी, या इनहिबिटरी के ऊपर से जो स्टिमुलस है वो खत्म हो जाएगा, तो वो इनहिबिशन खत्म हो गई, तो ये फिर वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, ये फिर बंद हो जाएगा. यानी एवरी टाइम व्हेन यू आर फॉलोइंग, तो डेग्लूटेशन के साथ एवरी टाइम व्हेन यू आर फॉलोइंग एंड फूड रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ योर इसोफेगस, ये वाला दरवाजा खुलेगा ही तब जब ये इनहिबिटरी न्यूरॉन से स्टिमुलेट होंगे, और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनको कर देगा इनहिबिट. और जब इनको इनहिबिट कर देगा, वो इनहिबिट तब करेगा जब उस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट कब करेगा, जब वो रिलीज होगा. और रिलीज कब होगा, जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को तुम स्टिमुलेट करोगे. यानी आप कर रहे हो इसको स्टिमुलेट, और इसका रवैया है दूसरे के लिए इनहिबिटरी. और किसके लिए? इसके लिए. आप कहेंगे ये सीधा करता, ये सीधा सीधा इसको आके स्टिमुलेट करता, भाई इसको आके स्टिमुलेट करता, ये तो पहले से स्टिमुलेटेड है. और तुम उधर से स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इस पर लगाओगे तो ये तो और स्टिमुलेटेड हो जाएगा, ये तो और टाइटली क्लोज कर देगा. इसलिए तुम्हें बीच में लाना पड़ा है एक इंटरमीडिएरी को, और वो इनहिबिटरी है. तुम इनहिबिटरी को स्टिमुलेट करो, वो आगे वाले को इनहिबिट कर देगा. समझ गए? और ये इस तरीके से क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा ऐसे, और ओपन होने के बाद फिर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वेव पास हो गई वहां पर, वो करंट आपने उस टाइम पे पास किया, वो खाना चला गया, और अब आप पूरा स्टमक भर के उल्टा भी लटक जाओगे, ये खाना वापस नहीं आएगा. लेकिन अगर ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कम हुए ना अगर, तो फिर इसको खोलना आसान नहीं रहेगा, और कभी कभी ऐसे हो जाता है. और अगर ऐसा हो गया तो फिर इस कंडीशन का नाम होता है एकलेजिया.
इसको, क्योंकि ये कार्डियक एंड पर होती है, इसको एकलेजिया कार्डिया भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एकलेजिया, और ये एकलेजिया है यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर दैट एक्चुअली फेल्स टू ओपन ड्यूरिंग सॉलोइंग। क्यों? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो यहाँ मौजूद है उनके अंदर कोई डिफेक्ट है, वो आ ही नहीं सके यहाँ पर। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका फूड जो है वो वहाँ जमा होता रहेगा, थोड़ा शायद निकल भी जाए लेकिन ज़्यादा जमा होता रहेगा, और इससे डिस्फेजिया भी होगी। और डिस्फेजिया के साथ कभी कभी फूड इतना ऊपर तक आ जाता है कि रिगर्जिटेशन भी हो सकती है, और इससे आपका फूड का बैक भी हो सकता है, और इससे इवन एस्पिरेशन नमूनिया वगैरह भी हो सकती है। इसको मैं एकलेजिया कहते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट आपको करनी होगी हर हाल में। और इस ट्रीटमेंट को फिर सर्जिकली भी करते हैं, और इस ट्रीटमेंट को इवन कुछ यहाँ से उमूमन इसका कुछ पोर्शन भी काट देते हैं कभी अगर सर्जिकल रेडिकल करनी हो तो, वरना इसके ऊपर इसकी ज़्यादातर जो वेल्वुलोप्लास्टी करते हैं या इसके अंदर एक बलून होता है वो डाल देते हैं, ताकि ये तो इसकी रिपेयर कर देते हैं। उसके साथ इसमें बलून जैसे स्टेंट डालते हैं, तो ये स्टेंट इधर इस तरीके से डाल के इसको खोलना पड़ता है इसको, यानी ज़बरदस्ती आप हाथ से इसको खोल के रखोगे, ये समझ लें। तो सर्जिकली इसको इस तरीके से यहाँ पे करना होगा। और जब आपको डिस्फेजिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाना होगा, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कहीं कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है जो ल्यूमन को रोक रही है, फिर आप क्या करेंगे? बेरियम सॉलो करेंगे। अब बेरियम ज़ाहिर है एक आम सा एक्सरे आप लोगे उसमें तो नजर आएगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे? उसके अंदर रेडियोपेक डाई डाल देंगे, और जब डाई डालेंगे तो मार्जिन आएंगी आपकी, और जब मार्जिन आएंगी तो उस जगह पर वो इतना टाइटली क्लोज होगा, और जब टाइटली क्लोज होगा, क्योंकि आप बेरियम सॉलो है ना, सॉलो करते हो तो सॉलो करने के साथ इसको तो खुलना चाहिए था ना, पता चला है कि वो सारा एक्यूमुलेट हो गया, वो थोड़ा सा गिर जा रहा है, तो ये नीचे आपको बिल्कुल ऐसे पतली सी एक थिन सी एक ल्यूमन मिलेगी वहां पर। इसको बर्ड बीक अपीयरेंस भी कहते हैं। बर्ड बीक यानी बर्ड की बॉडी इतनी मोटी और उसकी चोंच इतनी छोटी सी होगी। तो ये एक्सरे में आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका बर्ड्स बीक अपीयरेंस या बर्ड्स बीक जो विजुअलाइजेशन में इस तरीके से यहाँ पर आएगी। नहीं, एंडोस्कोपी में तो आप कर सकते हैं, लेकिन एंडोस्कोपी तक पहुँचते पहुँचते आप थोड़ा सा नॉन इन्वेजिव एंडोस्कोपी के लिए फिर तैयार करना पड़ेगा। वो एंडोस्कोपी आसान नहीं है इतनी, ये इजी है आपके लिए। आप एक गिलास पी लें, आप हो जाके एक्सरे के आगे खड़े हो जाएं, सिंपल। तो ये विजुअलाइजेशन आसान है, वरना तो आप और भी कर सकते थे बहुत सारी चीज़ें। दूसरी इसोफेजियल वाराइसिस, ये भी आपको पता है पहले, इसको मेरा ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आइडिया हो चुका है आपको कि ये है लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस। इसमें आप यह देख रहे हैं ये डायलेटेड वेन्स हैं, और डायलेटेड वेन्स की बहुत सारी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है सिरोसिस ऑफ लिवर, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह सिर्फ सिरोसिस नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन असल चीज़ है पोर्टल हाइपरटेंशन। और जिसकी सबसे बड़ी वजह जो आप देखेंगे वो डेफिनेटली होगी सिरोसिस ऑफ लिवर। और पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो पेशेंट होगा उसके अंदर पहले बाद की चीज़ें तो बाद में देखेंगे, लेकिन आप जब आप इसको पल्पेट करोगे तो सबसे बड़ी जो चीज़ नजर आएगी वो होगी मैसिव स्प्लेनोमेगेली। स्प्लीन अगर इलाज नहीं है ना तो मोस्ट प्रोबेबली पोर्टल हाइपरटेंशन है ही नहीं। सिरोसिस के दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है। स्प्लीन लाजमन होगी, और स्प्लीन इतनी मैसिव हो जाती है, मैसिव स्प्लीनोमेगेली का एक बहुत बड़ा काज है आफ्टर माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड देन दिस वन अनदर सेरिब्रल मलेरिया। मलेरिया के केसेस आप ऐसे नहीं देखेंगे इतने, क्रॉनिक मलेरिया सुना, सेरिब्रल, आई एम सॉरी, क्रॉनिक मलेरिया के केसेस आप मुश्किल से ही देखेंगे, क्योंकि मलेरिया की ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। क्रॉनिक कितना, कौन सा आपको पेशेंट मिलेगा इसको जिसको महीनों से या इवन मंथ्स और वीक से इसको मलेरिया होगी, तो नॉट पॉसिबल, हिमोलाइसिस की वजह से, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको केसेस ज़्यादा मिलेंगे, ये तो बहुत ही मिलेंगे केसेस इसके। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है, इसकी ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे कोलेटरल्स मौजूद होंगे, क्योंकि लोअर पार्ट से जो वीनस ड्रेनेज होता है वो नीचे वापस जाएगा, तो वो होती है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायरेक्ट ट्राइब्यूटरी है, आपको पता है ना, डायरेक्ट ट्राइब्यूटरी आपके पोर्टल वेन की, लेफ्ट और राइट दोनों ही, प्रीपाइलोरिक और सिस्टिक वेन, ये सारी डायरेक्ट ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ये डायरेक्ट ट्राइब्यूटरीज हैं उसकी, और वो, लेकिन वो जो अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस है, मिडिल पार्ट ऑफ इसोफेगस, नॉट अपर, मिडिल पार्ट ऑफ इसोफेगस, वो आपको पता है इसोफेजियल वेन्स, वो इसोफेजियल वेन्स डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं आपके अजाइगस में, और अजाइगस वेन वैसे ही क्लाइंट है किसका, सुपीरियर वेना केवा का। तो वो है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस होते हैं यहाँ पर। वो कोलेटरल्स वैसे कोलैप्स होते हैं, हमें कोई खतरा नहीं है कि हमें नीचे का कोई पार्ट जो है, लोअर पोर्शन विल ड्रेन हियर इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन एंड देन थ्रू द लिवर विल गो फाइनली इनटू द inferior vena cava, then to the heart, right atrium। वो कोई ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन खतरा तब है जब यहां का रास्ता बंद हो जाए, ये रास्ता बंद हो जाए तो वो डायलेट हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा पोर्टल साइड पर, सिस्टमिक साइड पर नहीं। तो अब की बार क्या होगा, ये रिटर्न करेगा किस तरफ, सिस्टमिक साइड पर, और यही आपका जो पोर्टल ब्लड है दैट विल इंटर नाउ इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और वो तो होगा ही, लेकिन
हाल ये होगा, वो जो आपका म्यूकोजा है, वो जो सब म्यूकोजा जो वेन्स हैं आपकी, वो इस तरीके से रेज हो जाएंगे। ये जो इस तरीके से राइज हो गई तो आपको क्या देखेंगे, उस जगह पर आपको वो रेज्ड वेन्स नजर आएंगे इस तरीके से, क्योंकि उनके ऊपर म्यूकोजा चढ़ा हुआ होगा। और आपको पता है कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नेचर ने इसलिए नहीं डाला हुआ है, हाईली प्रोटेक्टिव है, क्योंकि आपका फूड जब नीचे आता है तो इतने जबरदस्त प्रेशर से आता है। आप देखें, आप जब कोई चीज सॉलो करते हैं, प्रेशर देखें ना कितना है, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि कितने पाउंड का प्रेशर है, लेकिन यह है कि फूड जो है विद द ग्रेविटी एंड विद द पेरिस्टालसिस इज कमिंग डाउन हियर, वो इस तरह फ्रिक्शन करते हुए आएगा, और ये हाल होगा तो उसको तो उड़ा के रख देगा, और ये एकदम से ब्लड जो है वहाँ बाहर आ जाता है, और ये फिर वोमिट आउट करता है, इसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। और ये जो इस वक्त डायलेटेड जो टार्चुअस वेन्स नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं वेरिकोज वेन्स, और ये क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में हो रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो काज है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू द सिरोसिस, और ये पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस यहाँ पर है। और इस किस्म की चीज़ फिर लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में भी देखते हैं, लोअर 1/3 अपर 2/3 की जंक्शन पर भी यही हाल होता है, क्योंकि वहाँ पर भी यही ट्रांजिशन ऑफ ब्लड सप्लाई है। ऊपर से आ रही है सुपीरियर रेक्टल, दिस इज एक्चुअली पोर्टल, और नीचे से आ रही है फिर इंफीरियर रेक्टल, दैट इज द इंटरनल पोडेंटल एंड इंफीरियर वेना के बाद ये पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस एक और, तो वहाँ पर भी हो जाते हैं इंटरनल हेमोराइड्स जिसको हम पाइल्स कहते हैं, तो दैट कैन हैपन देयर आल्सो। तो वहाँ पर भी इस तरीके से एक कंडीशन क्रिएट होगी, आपको हिस्ट्री देगा कि रेक्टल ब्लड आ रहा है, मुझे ब्लीडिंग पर रेक्टम है, मुझे स्टूल में ब्लड पास होता है, और ये तो इमरजेंसी में बाकायदा आपके पास पेशेंट इवन स्ट्रेचर पे आएगा, वो अच्छा खासा उसको 300-400 ml उसने ब्लड बाहर वोमिट आउट किया होगा। तो ये इसोफेजियल वायरसेस आप देखेंगे, आपको लिवर आप दिखाई दूर से रहा है कि ये सिरोटिक, ये सिरोसिस ऑफ लिवर दिखा रहा है, तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे। तो ये बहुत ही सीरियस एक तरह से कंडीशन है, इसको आपको ख़त्म करना होगा, इसको किसी तरीके से बेंडिंग करके इसको बंद करके ये सारे सिलसिले करने होंगे, इसकी ट्रीटमेंट आपको करनी होगी हर हाल में। और ये अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा वोमिट करके आ गया, 1-2 वोमिटिंग अगर वार्ड में की तो समझ लो कि फातेह पढ़ लो उसकी, क्योंकि रात के टाइम पर या इस टाइम पर जब इमरजेंसी होती है तो फिर इतने रात को फिर ब्लड वगैरह अरेंज करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इमरजेंसी है ये एक तरह से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये एंडोस्कोपी में, ये एंडोस्कोपी आपको पता चल जाए, हमारे पास होते हैं वो डेट ले लो उसी वक्त, वो सुबह दिखा देगा, वो ये वैसे ही पता चल जाता है। अब एंडोस्कोपी सिर्फ डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, अभी जाके वहाँ पर लाइगेचर कर देते हैं, उसे बेंडिंग और लाइगेचर करने के लिए सीधा, क्योंकि एंडोस्कोपी जब करेंगे तो इन चीज़ों को यहाँ पर फिर बंद करना होगा, बेंड कर देते हैं इसको, बंद कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो अब जो एंडोस्कोपी करेंगे तो फिर डायग्नोस्टिक नहीं थेरापेटिक ही करेंगे अब तो। दूसरा बेरेट्स इसोफेगस, ये आपको पता होगा कि ये लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस है, अगर इस पे बार बार अगर फॉर एग्जांपल रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होती रहती है अगर यहाँ पर, तो आप देखिए बहुत सारी कंडीशंस हैं जो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस करती हैं। आप देखिए ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इस लोअर इसोफेजल एलियस को ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये बाकायदा ऐसे होता है बिल्कुल थिन सा, ये सॉलोइंग नहीं है, ये ऐसे ही है, ये एक नॉर्मल कंडीशन में ऐसे पड़ा हुआ है। तो अब आप अंदाजा लगाएं खुद, अब आप लेटेंगे तो आपका फूड जो है वो पीछे जाएगा, और जो पीछे जाएगा जो फूड आपने लिया है वो तो एसिडिक नहीं था, लेकिन अब जो रिटर्न करेगा वो तो एसिडिक होगा ना, क्योंकि आपको पता है ना आपका पीएच जो है वो फूड के मौजूदगी में जब फूड अंदर जाता है तो पीएच आपका एज लो एज 1.5 तक चला जाता है। 1.5 आप अंदाजा लगाएं, 1.5 ये अराउंड कोई 1.5 के सॉल्यूशन में आप उंगली डाल के देखें तो आपको लग पता जाएगा कि ये 1.5 होता क्या है। अंडरस्टैंड, ये इस तरीके से अगर ये 1.5 इधर आ गया तो ये इसोफेगस इसके लिए तैयार नहीं है। आपने वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम झेल लेगा उसको, ये सिंपल स्क्वामस सिंपल कॉलमनर झेल सकता है उसको, ये तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड हो कुछ भी हो, स्किन आपकी स्ट्रेटिफाइड है, केराटिनाइज भी है, चलो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के 2 कतरे रख दूं आपके पाम पे, स्ट्रेटिफाइड जो हैं आप, केराटिनाइज भी हैं, तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसको। क्या हाइड्रोक्लोरिक, चलो ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रख देते, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख के देते हैं, चलो वो जो आपके स्टमक में वो जो आपका अपना, तो नेचर ने वो एनवायरनमेंट दी है यहाँ पर बाकायदा। आप देखिए कि एसिड आपको कुछ भी नहीं करता है, तो ये एसिड जो है ऑटोमेटिकली, वो यही एसिड अगर फॉर एग्जांपल बड़ी क्वांटिटी में अगर ये ड्यूडेनम में चला गया तो ड्यूडेनम की भी हशर बुरी कर देगा। स्टमक को तो कुछ ना कर सका, ड्यूडेनम को कर सकता है, क्योंकि ड्यूडेनम इस एनवायरनमेंट के लिए तैयार नहीं है, चाहे भले उसके पास अच्छे खासे न्यूट्रलाइजिंग मैकेनिज्म्स मौजूद हों तब भी। यंग एज के अंदर उमूमन ये एसिड ड्यूडेनम में जाके अल्सर करता है, और ज़्यादातर अल्सर, ये अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर, अभी अल्सर होना में कोई अल्लाह का शुक्र नहीं करेगा कोई, लेकिन ज़्यादातर ये एंटीरियर वाल में होती है, अंडरस्टैंड, एंटीरियर वाल में। लेकिन अगर पोस्टीरियर वाल आप ड्यूडेनम में करेगा और एरोड करता रहेगा और आपको पेन होता रहा और आप इसको अवॉइड ही करते रहे, तो कि एक दिन वो आएगा कि ये एरोड करते करते परफोरेशन कर देगा,
और परफोरेशन करेगा तो आपको पता है परफोरेशन के लिए पीछे जो आर्टरी बैठी हुई है इस इंतजार में वो है गैस्ट्रोड्यूडेनल, ब्लड विल एक्चुअली बी रश इनटू द लेसर सैक, तो लेसर सैक के अंदर उसका ब्लड चला जाएगा। एंड अब जो लेसर में जाएगा वो ग्रेटर में आने में क्या देर लगाएगा, क्योंकि फोरामेन ऑफ विंसलो तो खुला हुआ है। अंडरस्टैंड? जैसे आप खाना खाएंगे, जैसे प्रेशर आया फ्लूइड बाहर निकल आएगा, फ्लूइड बाहर निकल आएगा तो उसमें ब्लड होगा। बल्कि इसमें फ्लूइड क्या, अब खाना कौन सा आप खाना खाएंगे ऐसे, ये तो एक फेटल ब्लीडिंग है एक तरह से, ये तो पेशेंट शॉक वैसे शॉक में चला जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये जहाँ पर, और ये बैड इसोफेगस में जैसे फूड पीछे गया, जाते 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 ये अगर प्रोलॉन्ग हो गया, बहुत महीनों सालों तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तो फिर लोअर इसोफेजल जो पार्ट होता है उसका जो एपिथेलियम है वो अपने आप को चेंज करता है। ये मतलब चेंज मकसद ये नहीं कि वो जो पहले से मौजूद है वो चेंज हो जाएगा, वो जो नए सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, वो अपने आप को अगली बार जब उसका टर्नओवर होगा तो देयर विल नाउ बी इंटेस्टिनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप को इंटेस्टिन जैसा, वो सोचेंगे कि नीचे अगर 1.5 के पीएच को बर्दाश्त किया जा रहा है तो मैं भी क्यों ना वैसा दिखूं, फिर वो अपने आप को चेंज करेगा। हालांकि वो एबनॉर्मल चीज नहीं है कि नॉर्मल सा सेल देखेंगे तो नॉर्मल होंगे, वो नहीं होंगे मैलिग्नेंट सेल्स जिसको हाइपरक्रोमेटिक बड़े न्यूक्लियस के सेल्स इस तरीके से नहीं होंगे। सेल्स भी नो कोई डिस्प्लेजिया ना कुछ, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट होगी, वेल अरेंज्ड भी होंगे, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको, लेकिन वो चेंज हो जाएंगे। उसकी माने एक एडल्ट टाइप दूसरे एडल्ट टाइप में चेंज हो जाए तो इसको मेटाप्लेजिया कहते हैं। लेकिन ये मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल कंडीशन है, अगर आप इस जिसकी वजह से हुआ है अगर आप उस काज को रिमूव कर दो तो ये वाले जब चले जाएंगे तो अगला जो साइकिल आएगा उसमें फिर नॉर्मल हो जाएंगे सेल्स, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड, तो इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये बार बार ऐसा ही चलता रहेगा, और ऐसा चलते चलते अब की बार तो सिर्फ नॉर्मल रहे, ये 6-8-10 महीने बाद थोड़े से अपने तेवर दिखाएंगे। ये है कि थोड़े से उनके न्यूक्लियस थोड़ा सा लंबा होगा, पहले थोड़े से जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन में बैठे हुए थे थोड़ी सी डिसओरिएंट होंगे, एनाप्लेजिया जिसको हम कहते हैं, डिस्प्लेजिया रादर। फिर इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, एज सच के 1:1 रेशो बन जाएगा एक तरह से, यानी आधा न्यूक्लियस घेर लेगा। आम हालात में ऐसा नहीं होता है, 1:4 का रेशो होता है ऑलमोस्ट, कोई 1:5 1:4, यानी 1/4 से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं घेरता अंदर अपनी कैपेसिटी को। ये हाफ न्यूक्लियस हाफ साइटोप्लाज्म, और जब न्यूक्लियस पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा हाइपरक्रोमेटिक होगा। और हाइपरक्रोमेटिक ये सारे सिलसिले जो है ना, ये आपको लेके जा रहे हैं कि ये एनाप्लास्टिक हो रहा है, ये डिस्प्लाजिया है, ये फिर कैंसर की तरफ जा रहा है, और अब ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो गया। ये जब तक था मेटाप्लास्टिक था तब तक रिवर्सिबल था, यानी था प्री मेलिग्नेंट, पोटेंशियल उसमें था मेलिग्नेंसी का, लेकिन अभी भी था कि आप रुक जाते। और ऐसा ही काम फिर आपके ट्रेकिया में भी होता है। ट्रेकिया में होते हैं सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गोबुलेट सेल्स, वो चेंज हो जाते हैं इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो यहां है कॉलमनर मेटाप्लेजिया, उधर है स्क्वामस मेटाप्लेजिया। किस वजह से? सिगरेट स्मोकर्स के सिगरेट स्मोकिंग जब परसिस्टेंटली करेगा तो उसके साथ होगी। तो क्या वो चेंज हो जाएगी? आप सिगरेट बंद कर दें वो ठीक हो जाएगा। तो अगर ना बंद करे तो ये, ना बंद करे तो ये चलता 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 आगे चल के ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने काज रिमूव नहीं किया। और यहां काज रिमूव करने का क्या मतलब है? यहां काज रिमूव करने का मतलब है कि या तो आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ है जैसे हाइटस हर्निया है, खासतौर पे स्लाइडिंग हर्निया जो है वो इस तरीके से आप देखेंगे कि उसके अंदर, तो ये एक तरह से प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। इसको हम बैरेट्स, इसको मिला के हम कॉलमनर मेटाप्लेजिया द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस का दूसरा नाम है दरअसल बैरेट्स इसोफेगस, जिसका बैरेट्स, ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। दूसरी हाइटस हर्निया है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि हाइटस अगर फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर तो यही होता है कि आपका जो डायफ्राम है कंजेनाइटल अगर है तो डायफ्राम डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम की डेवलपमेंट जो है ये 4 सोर्सेज से होती है, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम का है। उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन डार्सल मिजेंट्री ऑफ इसोफेगस का भी है, जिसको हम कुर्बान कर चुके हैं, जिसे क्रूरा वगैरह बनते हैं। नहीं, डार्सल मीजोगैस्ट्रियम हम नहीं कहते वैसे, क्योंकि डार्सल मीजोगैस्ट्रियम इसलिए नहीं कहते क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो स्टमक का हिस्सा है ही नहीं, वो अभी भी इसोफेगस जारी है। इसोफेगस के पीछे जो छोटी सी मीजेंट्री लगी हुई है उसको अगर डार्सल मीजो इसोफेगस या इसोफेगस की डार्सल मीजेंट्री कहो तो बात समझ में आती है। इसको तो नहीं कहेंगे ना कम से कम आप, क्योंकि ये तो हर हाल में इसोफेगस है, तो इट इज नॉट एक्चुअली। आप देखेंगे जब मौजूद होगा तो डार्सल मीजोगैस्ट्रियम अगर डायफ्राम के डेवलपमेंट में लिखा हो तो किसी सूरत में भी आप उसको टिक नहीं करेंगे अनटिल के बाकी सारे गलत हो, तो फिर तो चलो ठीक है,
किसी से गलती हो गई होगी फिर टेक कर लो। तो कहने का मकसद ये है कि इट विल बी डार्सल मेसेंट्री, उसके साथ सोमाइट्स वगैरह आपके मायोटोम्स जो हैं साइड से जो आते हैं ये, और उसके बाद मेम्ब्रेन है जो आपको प्लूरोपेरिकार्डियल। तो ये सारी जितने भी हमने यहाँ पे देखी उनमें से कोई अगर फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पर नहीं डेवलप होती तो एक बड़ा सा होल हो जाएगा उसके अंदर, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो आती है यहाँ पर, तो वो एक बड़ा सा होल हो जाएगा। उस होल से ये अपवर्ड जा सकता है, यानी वो पुल हो जाएगा ऐसे। वो पुल होने की वजह से ये हाइटस हर्निया कहलाएगी। वो हाइटस हर्निया की वजह से उस पेशेंट के अंदर लंग भी डेवलप नहीं होगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया भी हो जाती है उसमें, क्योंकि वो सारा वो ऑक्यूपाई कर जाएगा उस कैविटी को, आधे से ज़्यादा कैविटी ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो लंग कहाँ डेवलप होगा उस साइड का, लेफ्ट साइड पे। तो ये उमूमन आप यहाँ पे देखें ये इस किस्म की हर्निया भी यहाँ पर मौजूद है, ये हर्निया भी है। और साथ में ये जो हर्निया है इसमें आप यहाँ पे देखो कि इसोफेजल जो आपका जो ये मौजूद है ये इस तरीके से लाइक है, तो जहाँ पर इवन लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर भी इवन अफेक्ट हो जाता है। इसको हम पेराइसोफेजल हर्निया भी कहते हैं। लेकिन ये हर्निया ज़्यादातर एक्वायर्ड होती है इस किस्म की। इसमें क्या होगा, इसमें आपका वो जो इसोफेजल हाइटस है वो उतना नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा इनलाज हो जाता है, और इनलाज होने से इतना जो गैप आ जाता है तो इसके अंदर क्या होगा, फंडस विल कम टू लाई लाइक दिस हियर, फंडस उसमें से हर्निएट करके चला जाता है, इनटू द थोरैक्स विल कम टू लाई पैरेलल टू द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। इसको पेराइसोफेजल हर्निया भी कहते हैं। एंड पेराइसोफेजल हर्निया समटाइम्स इज कॉल्ड रोलिंग हर्निया आल्सो। ये एक्वायर्ड होती है जिसके अंदर इसोफेजल हाइटस बड़ा हो जाता है और लूज हो जाता है, जैसे उमूमन रिंग्स वगैरह लूज होकर वहां पर हर्नियाज बन जाते हैं। सुराख तो है ना, स्फिंक्टर अगर एक्वायर्ड है तो फिर इसके अंदर और नैरो हो जाएगा, एक्चुअली इससे डिस्फेजिया वगैरह हो सकती है रादर देन के रिफ्लक्स हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ये भी एक हर्निया है, हाइटस हर्निया। लेकिन अगर डेवलप ही शुरू से नहीं हुआ है, या कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद आप देखें ये स्टमक है, अगर इसोफेगस शुरू में छोटा होता है उसके बाद प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसको एलोंगेट हो जाता है। अगर वो एलोंगेट हो गया तो ठीक है, अगर वो एलोंगेट नहीं होगा तो वो स्टमक को खींच लेगा ऊपर, ट्रैक्शन हो जाएगी ना, यहाँ पर टिदर कर लेगा स्टमक को। अगर स्टमक को टिदर कर लेगा तो उसका हाल हो जाएगा ये ऐसे, बाकी स्टमक नीचे, और ये हो गया डायफ्राम। इस किस्म का हर्निया है तो फिर तो ये 180 डिग्री पर है आपका इसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ स्टमक, और यहाँ तो कौन सा लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर काम करता होगा। इस किस्म की हर्निया को हम कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया। ये उमूमन कंजेनाइटल होती है, और ये होती है ड्यू टू द माइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द डायफ्राम। ये डायफ्राम की माइल्ड डेवलपमेंट की वजह से, वो डायफ्राम में डिफेक्ट की वजह से, डिफेक्ट या उसके इम्पेयरमेंट या उसका जो इसोफेजल हाइटस है वो अगर वाइडन हो जाए किसी वजह से, तो वो उस वजह से होती है। ये दो टाइप्स के हर्नियाज हैं जो वीक हो जाते हैं और इस तरीके से। तो एक रोलिंग है, दूसरे को जिसको पेराइसोफेजल करते हैं, और दूसरा जो है वो कंजेनिटल जिसको हम स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं। स्लाइडिंग हर्निया में ये परसिस्टेंटली फिर रिफ्लेक्स प्रॉब्लम्स यहाँ पे मौजूद होंगे। वुमेन में कॉमन इसलिए भी होता है क्योंकि वुमेन के अंदर वुमेन आप देखिए इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एज कम्पेयर टू द मेल ओवरऑल ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ द मोर विसरा डाउन देयर एंड एवरीथिंग लाइक, तो वहाँ कैपेसिटी कम होने की वजह से, तो ओवरऑल यहाँ इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर। और उसके अलावा भी डायफ्राम स्केलेटल मसल है, तो उसकी सपोर्ट वैसे ही उसको कम मिलेगी, क्योंकि हर जगह जहाँ स्केलेटल मसल है, आपने देखा ना, आप जो आपका यूरोजेनेटेड डायफ्राम है आपका या पेल्विक डायफ्राम है, स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स वैसे फीमेल में ऑलमोस्ट 33% 40% तो उनकी स्ट्रेंथ वैसे ही कम होती है। ये पहले से ही डायफ्राम, पहले ही वीक मसल, और ऊपर से स्केलेटल, और ऊपर से फिर फीमेल, तो आप खुद अंदाजा लगाएं एब्डोमिनल विसरा को क्या सपोर्ट मिलती होगी इनसे। और अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ जाए तो फीमेल के अंदर ये चांसेस उसमें ज़्यादा ही होंगे एज कम्पेयर टू द मेल। दूसरा आप यहाँ पे देखें पेप्टिक अल्सर है, ये बहुत कॉमन है, आपको पता है कि ये उमूमन इस वक्त तो यहाँ दिखाइए ये लेसर कर्वेचर के इस एरिया में ज़्यादा होती है, और मोस्टली पोस्टीरियर वॉल में भी हो सकती है। ये इस वक्त तो म्यूकोजा को एरोड किया है इसने, ये आहिस्ता आहिस्ता और एरोड कर सकती है। और मोस्ट प्रॉबेबली ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये किसी ज़माने में कहते थे कि ये सिर्फ एसिड ही है जिसकी वजह से ये इरोजन होती है और ब्रेक ऑफ द म्यूकोजा होता है जिसकी वजह से अल्सर होती है। लेकिन अब यह पता चला है कि ये जो क्रॉनिक, ये बेसिकली एक क्रॉनिक अल्सर है, क्रॉनिक एंड सॉलिटरी अल्सर, ये एक ही जगह पे होगी, ये ऐसे नहीं कि मल्टीपल अल्सर से, क्रॉनिक एंड सॉलिटरी अल्सर है ये स्टमक में भी हो सकती है, और ये अब आपको दिखा रहा है कि ये ड्यूडेनम में भी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इवन लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में भी हो सकती है अगर रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा है तो, ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन में भी हो सकती है, और साथ में मिकल्स डायवर्टिकुलम भी इसका एक साइट है जहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मिकल्स डायवर्टिकुलम का भी म्यूकोजा है तो वही एंडोडर्मल, लेकिन अगर वहाँ एक्टोपिक म्यूकोजा बन जाए और वो म्यूकोजा देखते ही देखते कुछ गैस्ट्रिक प्राइटल सेल्स डेवलप कर ले तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, हो भी सकता है एक्टोपिक।
और यही नहीं बल्कि वहां पर इवन बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जैसी चीजें भी डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि वो भी एंडोडर्मल, ये भी एंडोडर्मल है, एक ही जगह से निकले हुए हैं। तो ये दो टाइप्स के एक्टोपिक के म्यूकोजा वहां बन सकते हैं। अगर वो वहां बन गए तो उधर भी पेप्टिक अल्सर हो सकती है, और वो अगर हो गई तो ये अम्बलाइकस के अराउंड आपको पेन फील कराएगी, एंड दैट विल माइमिक द एपेंडिसाइटिस। तो मिकल्स डायबिटिकुलम में, लेकिन बहुत ही रेयर है, वैसे मिकल्स डायबिटिकुलम बहुत ही रेयर है, और उसके बाद उसमें अल्सर हो जाए ये तो और ही रेयर बात है। तो ये बहुत ही रेयरली आप देखेंगे, ये वो एरियाज होती हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि अगर एरोजन यहाँ है, एरोजन यहाँ है, यहाँ है, अगर एरोजन और परफोरेट हो गया तो दैट विल गो इनटू द लेसर सेक, और लेसर सेक या हो सकता है ग्रेटर सेक में भी हो जाए, लेकिन ओवरऑल इसका फ्लूइड जो होगा वो ब्लड लेसर सेक में गशन करेगा, और उसके साथ फिर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। लेकिन यहाँ अगर हुआ तो हमें पता है कि स्प्लीनिक आर्टरी जो है ना, दैट विल बी एक्चुअली अफेक्टेड, तो यहाँ फेटल ब्लीडिंग होगी बिकॉज ऑफ दिस। इधर भी लेसर सेक है, ये लेसर सेक से ये एरोड करते हुए यहाँ से गुजरेगा तो पैराइटल पेरिटोनियम को जला देगा, क्योंकि हमारी जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो उस वक्त रेट्रोपेरिटोनियल है, क्योंकि वो इस वक्त जिगजैग जा रही है ओवर द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पैंक्रियाज। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये स्टमक बेड बना रही है, और स्टमक बेड जो है यू नो दैट इज बी सेपरेटेड हियर फ्रॉम द स्टमक बैक साइड बाय लेसर सेक। तो ये लेसर सेक से यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर जुदा पाएंगे। तो स्प्लीनिक आर्टरी की ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्लीडिंग भी मैंने आपको बताई। दूसरा, लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था मैंने शायद, पेरिटोनियल कैविटी जो है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड से भरी हुई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है शुरू से ही, और आज भी है। इसको हम डायलिसिस के लिए इस्तेमाल करते थे, अब तो नहीं करते, क्योंकि अब तो हीमोडायलिसिस के लिए मशीन्स आ गई हैं, वो सारा सेटअप मौजूद है, वो फॉर बेटर क्लीनिंग ऑफ द ब्लड अवेलेबल है वहाँ। लेकिन इस एब्डोमिनल कैविटी के इस पूरे वाइडर एरिया को, अब एरिया कितनी वाइड होगी आप अंदाजा लगाएं, जो इतनी बड़ी मीजेंट्री 20 फीट लंबी मीजेंट्री जो बाहर निकाल के उसको फोल्ड करेंगे, तो ये भी तो सरफेस एरिया होगी ना, ये तो ऐसी सरफेस एरिया जैसे एल्वियोलाई की सरफेस एरिया, इतनी तो खैर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल अंदर जब आप कैविटी में जाएंगे तो कैविटी में फ्लूइड जब कम है तो वहां पर क्या है, जैसे कोई एरिया हो ना, कंजेस्टेड एरिया जिसमें गलियां ही गलियां हो, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी ना उसके अंदर। कमरा घर छोटा ही हो लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे कमरे ऊपर नीचे हो, तो सरफेस एरिया कितनी बढ़ेगी। तो इसके अंदर यही हाल है। आपने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन मीडियन को जब हमने से काटा था तो फोल्डिंग कितनी थी, तो क्या सरफेस एरिया हो गया, अब अंदाजा लगाएं। और उसके नीचे अंडरनीथ ब्लड वेसल्स होंगी, तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा, अंडरस्टैंड। तो उसको एब्जॉर्प्टिव पावर के हम इस्तेमाल करने के लिए, और एक बड़ी वाइडर कैविटी है, आर्गन्स वगैरह इतने हैं नहीं, खाली एक कैविटी है, इस जगह पर हम कोई चीज़ ड्रेन भी कर सकते हैं। और ड्रेनेज के लिए इन्होंने क्या किया है, उधर से पकड़ के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इसमें ड्रेन करने की कोशिश करवाई है। अब ये इसमें कैसे, क्यों, अब इसलिए यहाँ पर अब देखें, आपने कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन है कंजेनाइटल, जैसे कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस है, या मेनिंगोमाइलोसील आपने पढ़ी होगी शायद, मेरा ख्याल जनरल एमब्रियोलॉजी में जब आपने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स किए होंगे तो आपने थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि जैसे होता है मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील। मेनिंगोसील में तो सिर्फ मेनिंजेस बाहर आ जाते हैं, उसमें तो इतना कुछ खास नहीं होगा। असल ये है कि माइलो स्पाइनल कार्ड के लिए होता है। ये आप यहाँ पे देखें, ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अब जिस अंदर पड़ा हुआ है किसमें, वर्टिब्रल कैनाल में। वर्टिब्रल कैनाल के जो दो वर्टिब्री होते हैं, किसी के भी दो वर्टिब्री, जैसे L1 वगैरह है या L2 है, तो ये वर्टिब्री जो हैं ये कैसे होते हैं, एक हाफ आता है एक तरफ से, एक हाफ आता है दूसरी तरफ से। कहाँ से, स्क्लेरोटोम से। स्क्लेरोटोम आपको पता है सोमाइट से आते हैं, ये आके मिल गए के बाद ये क्या करते हैं, मिलने के बाद ये ऐसे बने, और इस तरीके से ये जोर दे के ऐसे करके स्पाइन बन जाता है। यानी वो अपने बॉडी के आधे को कुर्बान करके दोनों फ्यूज होकर एक सिंगल चीज बना देते हैं, इसका नाम स्पाइनस प्रोसेस है। और ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से वो जो वर्टिब्रल कैनाल है, जो फोरामेन है उस वर्टिब्रा का, वो आधे से ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाएगा। भाई या तो आप, अगर आप इसको बड़ा रखना चाहते हो तो अपने इस दुम की कुर्बानी दे दो, ये ना बनाओ फिर, या तो ये अगर ना बनाए तो ये होगा। देखिए ये ऐसे ना, ये आप कहेंगे चलो मुझे नहीं चाहिए, मुझे फोरामेन बड़ा चाहिए, तो इससे डबल जो इसके लेमिना को जोड़ के तुमने स्पाइन बनाया है, ये ना बनाओ फिर, या तो फिर ऐसे कर दो इसको, स्पाइन गया तो देखिए फोरामेन बड़ा हो गया ना। ये इजाजत सिर्फ एक ही वर्टिब्रा को है, क्योंकि इतना बड़ा फोरामेन किसी और को चाहिए भी नहीं। इतना बड़ा फोरामेन सिर्फ उस वर्टिब्रा को चाहिए जो स्कल के नीचे बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि स्कल के नीचे जो फोरामेन मैग्नम है वो बहुत बड़ा है।
ये हो नहीं सकता कि वर्टिब्रा में इतना हूं, इतना बड़ा फोरामेन हो, क्योंकि उस वर्टिब्रल फोरामेन से भी तो आखिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा ही निकलना है, और यहाँ से आते आते बड़ा जो हो जाएगा फोरामेन मैग्नम में जब जाएगा तो इस फोरामेन को भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। इसलिए पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो स्पाइन होता है वो होता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि उसको पसंद नहीं है स्पाइन, इसलिए होता है क्योंकि उसने वर्टिब्रा के उस फोरामेन को, अपने फोरामेन को बड़ा रखना होता है। और मामला यहां भी नहीं रुकता, यानी इसका पेट यहां भी नहीं भरता, इससे भी इतना बड़ा नहीं हो सकता, शायद 80% हो जाए। 20% को और बढ़ाने के लिए इसने एक और भी कुर्बानी दे दी। कौन? बॉडी। वो जो बॉडी है आपको पता है कितनी मोटी होती है। इस बॉडी को भी आप क्या करेंगे, फोरामेन में आपका हाथ हो ना, इस बॉडी को ऐसे चिपटा करके ऐसे जोर दे दें, यानी बॉडी को भी उड़ा दो आप, और बॉडी को वैसे थिन कर दो आर्च की तरह, तो फिर इधर से भी यहाँ पे हो गया, तो इतना बड़ा फोरामेन हो जाएगा। यानी उसने अपनी बॉडी की भी कुर्बानी दी और अपने दुम की भी कुर्बानी दी, यानी उसका स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं है, ना ही उसका। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा में, कोई ऐसा वर्टिब्रा नहीं देखोगे किसी भी जगह पर जिसमें बॉडी ना हो या जिसमें स्पाइनस प्रोसेस ना हो, सब में होते हैं, सिर्फ इसमें नहीं होते। और ये इस जगह पे जहां पे मौजूद होगा। चलें उसके बाद आप देखें इसको, अगर ये नीचे लंबर वर्टिब्रा तक मौजूद है, चलो लंबर वर्टिब्रा 1 या 2 या कई किसी जगह पर प्रॉब्लम हो गया है, लेफ्ट और राइट से आ तो गए हैं, मिले भी हैं, और उसके साथ साथ फ्यूज होके ये भी बने हैं। ये कभी कभी ऐसे हुए हैं कि ये बने तो हैं ऐसे, लेकिन मिल नहीं सके हैं, तो इतना गैप रह गया है। तो स्पाइन ने दोनों ने बनाया है भाई, मिलके एक बनाते ना, इन्होंने 2 बना दिए अपने अपने हाफ का स्पाइन, जिसका नाम पड़ जाता है स्पाइना बाइफिडा। ये ऐसे करके अंदर से मिले हुए हैं, अंदर से इन दोनों की ऐसे मिले हुए हैं, बाहर से तुम्हें स्पाइना बाइफिडा नजर आ रहा है। कोई ऐसा खतरा इसमें, ऐसा खतरा नहीं है, बस आप यूं समझ लोगे जरे से बच गए हैं आप, ऐसे हो गए। तो इसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। इसके अंदर जितना मटेरियल है ना वो इंटैक्ट है, क्योंकि पर्दा तो लगा हुआ है ना, बंद तो है ना, यहाँ पे बाहर तो नहीं निकलेगा ना जी, लेकिन बाहर से स्पाइना बाइफिडा है, ये थोड़ा भी खुल जाता है ना तो आपके लिए मुसीबत हो सकती थी। ये शुक्र है कि नहीं है, हिडन है एक तरह से, इसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। ऑकल्ट हिडन को कहते हैं, जो मख्फी होता है ना उसको हम कहते हैं। जैसे स्टूल के अंदर ब्लड नजर ना आए और उसके लिए माइक्रोस्कोपिक आपको एग्जामिनेशन करवानी पड़े, तो इसको हम कहते हैं ऑकल्ट ब्लड, ऑकल्ट हिडन ब्लड, जिसमें आरबीसी वगैरह आएंगे, वो हीमोग्लोबिन बताएंगे कि इसमें है, वो स्टूल में नजर नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से स्पाइना बाइफिडा थी, लेकिन गड़बड़ थोड़ी सी खराब हो गई और स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा नहीं है ऐसे। अब क्या आएगा? सबसे पहले तो ड्यूरा निकल आएगा, और जब ड्यूरा निकल आएगा तो खुद सोचें, यहां से ये ड्यूरा जो है ये ऐसे निकल आएगा, सिर्फ ड्यूरा आएगा, इसके पीछे अरेक्नॉइड भी आ सकता है, तो इसके पीछे अरेक्नॉइड भी आएगा, और इसके पीछे वो ड्यूरा भी आ जाएगा, तो ये ड्यूरा भी, और सारी पायामीटर भी आएगा। और जब पायामीटर आ गया तो आप क्या कहते हो, सब अरेक्नॉइड स्पेस नहीं आएगी क्या? तो ये क्या ऐसे होगा, सॉलिड क्या सिस्टिक होगा? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। तो ये जो इस वक्त यहां पर आया है, तो इसको हम यहां पे कहते हैं, मेनिंजेस आए हैं ना, सिस्टिक है ना, तो मेनिंगोसील, यहां तक भी बचाव है। लेकिन अगर ये पायामीटर जो बाहर आया है ऐसे, ये अपने साथ इसको भी खींच के लाता, किसको टिदर करेगा? स्पाइनल कार्ड को। तो ये हो जाएगी फिर मेनिंगोसील अलॉन्ग विथ माइलोसील, ये माइलोसील हो गई। माने इसका मकसद है कि यहाँ जो करोगे तो इसे सिस्टिक नहीं, इसमें स्पाइनल कार्ड का लोअर पोर्शन भी होगा। अब ये थोड़ी ना कोई स्पाइनल कार्ड का लोअर पोर्शन होगा, ऐसे बोल दिया तो हो गया। ये स्पाइनल कार्ड कोई बैंड होकर कोई एलोंगेट थोड़ी हो जाता है। इसका मकसद नहीं है कि जब ये सरफेस एरिया का ये टुकड़ा 2 इंच बाहर आ गया तो इसने क्या किया होगा, खींचा होगा कि उधर से नहीं? जब उसने खींचा होगा उधर से तो ये क्या आया होगा, ब्रेन का जो नीचे वाला पोर्शन है ये खींचा होगा, टिदरिंग होगी, इसको टिदरिंग कहते हैं। किसी को खींचना, किसी की रस्सी को, किसी गर्दन से रस्सी बांध के किसी को खींचना, इसको टिदरिंग कहते हैं। तो जिसका टिदर, तो उसको टिदर किया, ऐसे जो टिदर किया तो आपका ब्रेन स्टेम जो इस वक्त कहाँ आ गया होगा, फोरामेन मैग्नम से खींच के इस वक्त वर्टिब्रल कैनाल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कैनाल में आ गया होगा। और वो कोई इतना थोड़ी वाइडर होता है कि आपके स्पाइनल मेडुला ऑब्लांगेटा को वहाँ अकोमोडेट कर सकता है, एकदम से दबाना शुरू कर देगा उसको। और यही वो जगह होती है जहाँ से आपके वेंट्रिकल्स का जो CSF है, इस मेडुला ऑब्लांगेटा पे जगह जो होती है, यहाँ से 3 सुराख होते हैं, यहाँ से बाहर निकल के सबआरेक्नॉइड स्पेस में आती है। तो जैसे तुम इस तरीके से करके ऐसे, अब ये देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ से ये 3 फोरामेन होंगे, एक सेंटर से 2 साइडों से, ये ऐसे बैठा हुआ है, थोड़ा नीचे आया और ऐसे,
क्योंकि खींचा है नीचे से मेनिंगो माइलोसील से। तो ये देखें, ये यहाँ से जो ये फोरामेन मैग्नम है ये से, तो जिस जगह से ये सुराख आ रहे थे, क्या ये सुराख अभी भी खुले रहेंगे कि बंद हो जाएंगे? ये अगर बंद हो गए तो यही तो वो जगह है जहां से वेंट्रिकुलर सिस्टम से बाहर निकल के आ रहा था CSF इनटू द सबारेक्नोइड स्पेस टू बी सर्कुलेटेड हियर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो तुमने 3 दरवाजे बंद कर दिए, या 2 भी बंद हो गए, चलो, तो इससे क्या होगा? आपके घर के अंदर का जो गंदा पानी है वो बाहर नहीं जाएगा। अब वो जो पैदा हो रहा है अंदर, अब ये तो हो नहीं सकता कि आपने वहां बंद कर दिया तो अंदर प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी, वो तो जारी रहेगी। और ये सारा पानी कहाँ जाएगा? क्यावासा के उस लाइन में जहाँ शामिल होगा कि आप ही के घर के अंदर सर्कुलेट करेगा। वो सर्कुलेट क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ता जाएगा कहाँ? सबसे पहले किधर? 4th वेंट्रिकल में, क्योंकि सुराख 4th वेंट्रिकल में तो होते हैं। और उसकी असर किस पे पड़ेगी? सेरेब्रल एक्वेडक्ट पर। पानी रुकते रुकते अब कहाँ आएगा? 3rd वेंट्रिकल में। वहां से रुकते रुकते 2 लेटरल वेंट्रिकल्स में। अब ये लेटरल वेंट्रिकल्स ऐसे थोड़ी हिसाब से, वो ठीक है सर वेंट्रिकल में है ना, ये वेंट्रिकल्स की वाल बना रहे हैं ब्रेन के हिस्से। ये डायंसेफेलॉन खुद क्या है? 3rd वेंट्रिकल, और उसको वाल बनाते हुए ये थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये जो तुम अंदर से ऐसे पानी भरोगे तो ये सारी वाल्स पे दबाव पड़ेगी। उस वाल्स में अगर 3rd वेंट्रिकल के वाल में दबाव पड़ी तो तुम्हारा ना तो हाइपोथैलेमस महफूज है ना तुम्हारा थैलेमस। और ये तुम 3rd वेंट्रिकल में जब लेटरल वेंट्रिकल में गए तो ये सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल न्यूक्लियाई, और सारे बलून जो ऐसे फूकोगे तो सारी वाल पे प्रेशर। और वाल पे प्रेशर क्या मतलब है? वहां तो बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स बैठे हुए, सेंट्रल कंट्रोल है ये सारा सिस्टम। इसको हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, जिसमें क्या हुआ है? कम्युनिकेशन खत्म हो गई है बाहर, किसकी? वेंट्रिकुलर सिस्टम की सबारेक्नोइड स्पेस से। इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अब इसका क्या हल क्या है इसका? भाई आप बाहर से जो ये 3 दरवाजे, 3 आपके घर में तो एक ही सुराख होता है, नेचर ने फिर भी 3 दिए हुए हैं, लेकिन आखिर कोई कंडीशन भी तो होगी ना, आपको डॉक्टर भी तो कुछ कमाएगा ना, या ऐसे 3 दे देगा 6 बस वो खुद ही आप ठीक हो जाएं तो फिर डॉक्टर ने दुकान क्यों खोली हुई है फिर? तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये खुलवाना पड़ेगा आपको। अब खुलवाना ऐसे थोड़ी नहीं कोई ड्रिलिंग है कि खोल देंगे। अब फिलहाल क्या करने पड़ेगा? फिलहाल आपका कोई अल्टरनेटिव पैसेज ढूंढो, माने किसी न किसी वेंट्रिकल में डालो कोई ना कोई डिवाइस, उसको क्रेनियल कैविटी से बाहर ले आओ, स्किन से लेके नीचे किसी न किसी चीज में डाल दो। कहाँ डालें भाई? डालना वहां है जहां ये खुद ही जाता है। किधर जाता है? सबारेक्नोइड स्पेस में। और सबारेक्नोइड किधर जाती है? वीनस सर्कुलेशन में। तो तुम सीधा सीधा किसी न किसी फ्लूइड में डाल दो जो वीनस सर्कुलेशन में जाता है। और हमें आसान सा लगा है वो जगह जो लेस थ्रेटफुल है, हार्मफुल नहीं है, इतनी थ्रेटनिंग भी नहीं है, ये पेट है, वो इसमें आप ऐसे अंडर द स्किन यहाँ से करते करते उसको स्टिच करके यहाँ डाल दो। ये टेम्पररी है, और ये टेम्पररी क्या है, ये तो बरसों चलेगी, वो कौन खोलेगा वहाँ पर। ये शंट है आपकी, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, ये आपकी शंट है, जिसको हम वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंटिंग कहते हैं। बहुत कॉमन है, सर्जरी में आप जाके देखोगे बहुत केस मिलेंगे आपको, क्योंकि इस वेंट्रिकुलर सिस्टम को बाईपास करना और कोई आपको रास्ता ही नहीं है। और ये आपको बहुत पहले या तो कंजेनाइटली मसला हो गया, वो उसको में तो आपका कोई कसूर नहीं है, जैसे मेनिंगोमाइलोसील है, जैसे कंजेनाइटल एट्रीजिया ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, जो कंजेनाइटल एट्रीजिया हो, कंजेनाइटली कैनालाइज ना हो सके। एक तो पतली होती है बहुत, इतनी थिन सी होती है। सेंट्रल कैनाल में सबसे थिनेस्ट जो स्पॉट है वो है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेंट्रल कैनाल से भी पतली होती है, और 2 वेंट्रिकुलों को ऊपर से 3rd को नीचे को 4th के साथ ज्वाइन कर रही, और इसी की एक्चुअली नैरोनेस जो है ना, इसी की कंप्रेशन ही दरअसल ऑनवर्ड 3rd और लेटरल वेंट्रिकल्स को एक्सपेंड कर देती है, 4th को नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि 4th तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस का सबसे बड़ा काज है एट्रीजिया ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये तो बाय बर्थ है, अब आप इसका तो कुछ नहीं कर सकते। और ये जो हुआ है यहाँ जो केस है, ये मेनिंगोमाइलोसील है, ये बाइफेडा है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल उसको जिंदा रखने के लिए शंट तो आपको देनी ही देनी है हर हाल में, क्योंकि आप शंट नहीं देंगे तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। नाउ इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अभी कोई 4 से 8 दिन की फिर बात है। फिर अगर शंट आपने नहीं डाली तो आपने शंट लगा दी, न्यूरोसर्जरी वाले इसको शंट लगा देंगे, और फिर उसको स्ट्रेटेजी देखेंगे क्या डिज़ाइन करते हैं उसकी ट्रीटमेंट। ये उमन इस तरीके से भी होता है, और उमन कुछ कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेनिंजाइटिस हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, जैसे वायरल है तो फिर तो ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। वायरल के अंदर इतनी एक्सूडेट के अंदर इतनी प्रोटीन नहीं होती, लेकिन अगर बैक्टीरियल लेवल है और अगर इतफाक से ट्यूबरकुलस है तो CSF के अंदर बहुत ही मैसिव फिब्रिनोजन आ जाते हैं। तो फिब्रिनोजन विल बी रिच, रादर CSF विल बी रिच इन फिब्रिनोजन, जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन से। और ये आपको पता है एक्सूडेट जो होता है, इन्फ्लेमेशन में जो बाहर फ्लूइड आता है उसके अंदर रिच प्रोटीन होते हैं, और रिच प्रोटीन से भरा हुआ CSF जब इन 3 फोरामेनाओं से गुजरेगा
तो ये फिब्रिनोजिन ज़्यादा देर तक फिब्रिनोजिन नहीं रहेंगी, ये जल्दी फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट होकर इन तीनों को बंद कर देंगी। इसका मकसद है कि ये जो इन्फेक्शन चल रही थी, इन्फ्लेमेशन, इसके बारे में आपको बहुत जल्दी फैसला करना है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है कि ट्यूबरकुलस है। और इसका फैसला जो है ये लंबर पंक्चर से होगा। और ये नहीं कि लंबर पंक्चर तुमने लेबोरेटरी में भेजा, ये वार्ड के अंदर होगा। एलपी करके आप यहां से CSF रिकवर करें और CSF रिकवर करके आप 3 बॉटल्स में रख के फौरी तौर पे उसकी ग्रास अपीयरेंस भी देखें और फ़ौरन जो हॉस्पिटल में आपके वार्ड के अंदर जो आपको मौजूद हो माइक्रोस्कोप, वहाँ थोड़ी स्टेनिंग करके फ़ौरन देख लीजिए। बीट्स में तो ये मेरा ख्याल है वहाँ अरेंजमेंट होता है, दूसरे वार्डों में कम है, लेकिन न्यूरो सर्जरी वगैरह में, क्योंकि आपको फ़ौरन से पेशतर देर नहीं लगानी है इसमें। क्योंकि अगर देर लग गई और ये इन्फ्लेमेशन आपने जारी रहने दी और ये बैक्टीरियल या ट्यूबरकुलस है, तो फिर 1-2 दिन के अंदर ये 3 फोरामेना बंद समझें आप, और ये बंद समझें तो फिर आप इसको खोल नहीं सकेंगे अब। तो इसका मकसद है कि आपको क्या करना था, डिटेक्ट कर दिया। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी? एंटी बैक्टीरियल नहीं देंगे आप, वो तो देंगे ही, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करें। बैक्टीरियल तो हम देख लेंगे, वो तो करेंगे ही हम। इन्फ्लेमेशन को फौरी तौर पे बंद करें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रोटीन बाहर आ रहा है। आप ये मैं अगर इन्फ्लेमेशन बंद करूंगा तो इन्फ्लेमेशन की वजह से तो ये तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये तो इससे तो मेरे बैक्टीरिया मरेंगे, और ये इससे बैक्टीरिया बाद में मरेंगे, पहले आप मरेंगे। क्लोज कैविटीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, भले इन्फ्लेमेशन बुक में लिखा हुआ हो कि इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन क्लोज कैविटीज़ के अंदर इट इज लीथल। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक लगाओ इन्फ्लेमेशन पर, इन्फ्लेमेशन पर ब्रेक लगाएं, और उसके बाद जाहिर है बैक्टीरिया खुला खेलेगा फिर तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, वो हम उसके थ्रू करेंगे। इन्फ्लेमेशन को फौरन बंद करें। क्यों? क्योंकि ये फिब्रिनस जो फ्लूइड है इसको आपको रोकना है। तो इसका मकसद है कि बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना है, और बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट का स्ट्रेटेजी बनानी है फ़ौरन। वो बनाएंगे तब जब आपको पता चलेगा कि CSF कौन सा है, उस हिसाब से। अगर वायरल है तो कोई मसला नहीं है, वायरल तो बहुत सारे सेटअप्स में वायरल OPD में ट्रीटमेंट लिख के उसको घर भेज देते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस वाले को तो इवन वार्ड में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ उसके वायरल ट्रीटमेंट ये वो खुद ही सेल्फ लिमिटिंग है, सही हो जाएगा, वो यहाँ आके उसको 2 बीमारियाँ और लग जाएंगी अगर हमारे वार्ड में आ जाते हैं तो यहाँ पर उमन वायरल वाले को कोई ऐसा मसला ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ फिब्रिनस एक्सुडेट होता ही नहीं है। लेकिन अगर बैक्टीरियल है और अगर ट्यूबरकुलस है, ट्यूबरकुलस में आप देखा ट्यूबरकुलस है और तुमने क्या कि चलो ठीक है बैक्टीरियल में स्टार्ट कर देता हूँ ट्रीटमेंट, लेकिन वो ट्यूबरकुलस है तो बैक्टीरियल से तो ठीक होगा नहीं, इन्फ्लेमेशन जारी रहेगी और फिर वंस अगेन हाइड्रोसोफिलस हो जाएगा। इसलिए ये करूँ कि वो करूँ, सीधा डिसाइड कर लो, CSF निकाल के सीधा डिसाइड कर लो क्या करना है। यहाँ तो हमने देखा है कि तीनों ट्रीटमेंट साथ शुरू कर देते हैं। TB की ट्रीटमेंट भी साथ चलती है, एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो भी साथ साथ चलाते हैं। हमने तो वायरल को भी साथ चलाते देखा है। मैंने तो एक न्यूरोलॉजिस्ट को कहा था, मैंने बाकी एक रह जाती है ट्रीटमेंट, वो भी कर दो तो बस जान ही छूट जाएगी, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा एंटी मैलिग्नेंट ट्रीटमेंट भी शुरू कर दो, बस ये चारों ही साथ साथ ही शुरू हो जाएँ तो ठीक है। फिर सेफ्टी पर्पज़ के लिए यही 4 चीज़ें हो सकती हैं उसको। मैंने कहा ये 4 ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर नहीं है कि एक दफ़ा LP निकाल के हम चेक ही कर लें, जान ही छूट जाए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको पता है कि अगर ट्यूबरकुलस है, पेशेंट ठीक हो भी गया, तो ये ट्रीटमेंट TB मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट अगले 2 साल तक चलेगी, 2 years फॉलोड बाय 2 years ट्रीटमेंट। वार्ड में तो वो रहेगा 1 महीने तक मुश्किल से, लेकिन उसके बाद उसको फिर 23 months तक ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का अगर केस डायग्नोस हुआ तो इसका मकसद है कि डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस लिहाज से। तो ये शंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया, अब इसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको समझ गए होंगे कि ग्रेटर मोमेंटम का क्या सिलसिला है, कैसे है, और आगे चल के किस तरीके से। पैरासिंथेसिस ये भी दिखाया मैंने आपको कि रिकवरी ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ये डायग्नोस्टिक भी हो सकती है। जैसे एसाइटिस है, उसकी वजह आप समझ सकते हो, नॉन इन्फ्लेमेटरी भी, इन्फ्लेमेटरी भी। नॉन इन्फ्लेमेटरी का मकसद ये है कि जैसे असाइटिस, जैसे सिरोसिस लिवर में जो असाइटिस होती है ये नॉन इन्फ्लेमेटरी मोस्टली, तो ये मोस्टली नॉन इन्फ्लेमेटरी होगी बिकॉज ऑफ द एल्ब्यूमिन बन नहीं रहा है, क्योंकि लिवर एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा है, क्योंकि है, एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा है तो ऑन्कोटिक प्रेशर लो होगा, और लो ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से असाइटिस ही क्यों और भी जगहों पर एडिमा होगी।
तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि असाइटिस में इन्फेक्शन, क्योंकि असाइटिस के अंदर जो असाइटिस होती है ड्यू टू द सिरोसिस वो सिर्फ नॉन इन्फ्लेमेटरी तो होगी, लेकिन मोस्टली उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली इन्फेक्शन भी शुरू हो जाती है। इसे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं इसको, एसबीपी। प्रोटीन घट उसका कोई मैकेनिज्म ही पता नहीं है, और ज़्यादातर इकोलाई होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। इसलिए ये लाजमी है कि आप असाइटिस के पेशेंट को, अगर आप सिरोसिस के पेशेंट को अगर असाइटिक देखें भी, फिर भी डायग्नोस्टिकली वहाँ से पैरासिंथेसिस करके फ्लूइड को भेजें ज़रूर, ताकि पता चले कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सब एक्यूट सब स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एसबीपी तो नहीं है उसको साथ साथ भी, ताकि आपको एकदम से एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर दें इसको। वरना तो सिरोसिस लिवर के पेशेंट में क्या होगा, इन्फेक्शन तो नहीं होगी ना उसको, आप सिर्फ क्या करेंगे, फ्लूइड को रिमूव कर दो, इससे काम हो जाएगा, 3 दिन बाद दोबारा आ जाएगा। फिर क्या करें, मसला क्या है असल मसला वही है। तो उसका मसला क्या है, आप लिवर के ऊपर छोड़ देंगे कि बनाएगा ज़्यादा, वो बना नहीं रहा तभी तो ये हो रहा है, हम बाहर से दे देंगे। एल्ब्यूमिन बाहर से दे देते हैं। एल्ब्यूमिन की इतनी छोटी सी इंजेक्शन आती है, वो 50 ml की होती है, मेरे ख्याल 50 ml की होती है, वो हम लगा देते हैं, वो मुश्किल से 1/2 ग्राम पर डेसीलीटर, 1/2 ग्राम टोटल वो बढ़ा देती है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन मसले का हल नहीं है। वो 50 मिलीलीटर की मुश्किल से वो तकरीबन 4000 की तो तब थी, अब तो मेरा ख्याल पता नहीं 4 लाख की ना हो गई हो, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, तो वो भी मेरा 6-7 हज़ार की होगी, या फिर 2 नंबर आ गई होगी फिर वही 4000, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही उस्ताद तो हैं ना इन कामों में। वो मैंने पता नहीं कि यहाँ सुना, तो किसी अफ्रीकन कंट्री का कोई लतीफ़ा था, वो किसी टीवी के चैनल पे आ रहा था, तो वो उसको बोलती है, वो एक औरत होती है वहाँ की अफ्रीकन कंट्री, वो कहते हैं हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे मुल्क में तो करेंसी को छापने के लिए पैसे नहीं होते, हम पेपर पे 100 रुपये लिख देते हैं मैंने आम पेपर पे भी 100 रुपये पेन से लिख के हम करेंसी चलाते, इतने गरीब होते। लेकिन हम लोग ये मुल्क, आप अंदाज़ा लगाएं, इससे हालात में पूरे दुनिया की इकानमी डावाडोल हो गई, इस मुल्क को कोई समझ ही नहीं सका है। यानी इस मुल्क के अंदर जीडीपी बढ़ा है, या तो ये झूठे हैं सारे, वो नहीं, मकसद है कि झूठा गलत नहीं कह रहे हैं, दे आर करेक्ट। आप ओवरऑल देखिए ना, वो जो पैरामीटर्स हैं, नई गाड़ियाँ मतलब रिकॉर्ड सेल हुआ है, मैंने इसका मकसद है कि जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास है उसके पास भी पैसा आया है। मोटरसाइकिलें जो हैं वो 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वो इन 4 महीनों के अंदर सेल हुई हैं, इसका मकसद है कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास भी पैसा आया है। और हमने भी किसी मुलाजिम को यहाँ, मकसद है कि ऐसे जैसे जो जैसे डर रहे थे हम लोग कि लोग जो हैं एक दूसरे को काट खाएंगे, वो डकैतियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, इस किस्म की कोई चीज़ यहाँ नहीं हुई। मकसद है कि, और दूसरा ये कि इस सीज़न के अंदर कोई बम्पर क्रॉप्स भी हुए हैं। वो कहते हैं कि 1 लाख टन अगर सिर्फ गंदम बढ़ जाए आपकी किसी क्रॉप में, तो आपका जीडीपी तकरीबन 0.9% जीडीपी इंक्रीज़ हो जाता है। ये तो 5 क्रॉप्स हैं, हर क्रॉप जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है। किस ज़माने में आलू बहुत होता था, इस दफ़ा आम इतना हुआ है कि आम कोई 100 रुपये किलो से ज़्यादा आया ही नहीं है पूरी सीज़न में, अभी भी नहीं है। मतलब इतना मकसद है। और हालांकि इस दफ़ा तो एक्सपोर्ट भी हुआ है, लास्ट टाइम तो एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ था, यही था सब कुछ, इस बार एक्सपोर्ट भी हुआ है। बस कोई इस किस्म की को अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। तो इसको हम पैरासिंथेसिस कहते हैं। और पैरासिंथेसिस में आपने देखा कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर है, वो आप नीडल डाल के उसको, लेकिन आप उसको परकशन करके देखेंगे जहाँ डल होगा जहाँ फ्लूइड होगा। अगर पेशेंट सीधा अगर सुपाइन पे है और आप सेंटर पे करते हैं तो रेजोनेंट होगा, इसका मकसद है फ्लैंक्स में है फ्लूइड, आप लेटरली आते जाएं, जहाँ डल फील हो उससे थोड़ा सा लेटरली आप नीडल अंदर डाल देंगे। नीडल डाल के आप फ्लूइड निकाल लें। फ्लूइड निकाल के फिर ज़ाहिर है फ्लूइड थेरापेटिक तो है ही, क्योंकि फ्लूइड आप वहाँ से निकाल रहे हैं तो थेरापेटिक है। लेकिन ये फ्लूइड क्लिनिकली डिटेक्ट तब होता है जब वो कम से कम 1.5 लीटर से ज़्यादा मौजूद हो, क्योंकि इतना तो होता ही है। इससे ज़्यादा हो तो फिर असाइटिक फ्लूइड जो हो वो क्लिनिकली फिर डायग्नोस हो जाएगा, फिर वहाँ उसको हम निकाल देंगे। कल जैसे आप बात कर रहे थे ये इंटरनल हर्नियाज, तो इंटरनल हर्निया में आपने देखा ये इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि ये इंटरनल हर्निया वो जो रिसेसेस होती हैं ना, जहाँ पर हम देखा था जैसे ड्यूडेनल रिसेसेस है, ड्यूडेनल रिसेस के बाद एकदम से आप देखेंगे कि बिल्कुल एक होल सा होता है जिसके अंदर ये इंटेस्टिन चला जाता है ऐसे, और उसके अंदर इंटेस्टिन का कुछ हिस्सा फंस सकता है।
ये इंटरनल हर्निया है, ये भी तो फोरामेना विंस्लो है, इसके अंदर कमी चाहते हैं, लेकिन यहां पर भी विन हो सकता है कि इस जगह पर। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, जैसे इंग्वानल रिंग है, उसके अंदर जा सकता है, इंग्वानल कैनाल के अंदर। तो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड दी इंटरनल, ये इंटरनल हर्निया है, लेकिन वो तो एक्सटर्नल ज़ाहिर है। ये इंटरनल हर्निया में विद इन द एब्डोमिनल कैविटी इन सर्टेन वीक स्पॉट्स द हर्निया कैन एक्चुअली बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ फॉर्म हो सकती है यहाँ पर हर्निया। तो मल्टीपल स्पॉट्स हैं, साइटिस है, देख लिया आपने। लेप्रोस्कोपी, ये आपको अंदाजा होगा, लेप्रोस्कोपी टू विजुअलाइज द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बिलो द अम्बिलिकस मिड लाइन पर सुराख करके वहाँ से दो, अभी भी आप देखें ये जो कोलिसिस्टेक्टमी है, जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, लेपकोली, उसके अंदर भी ऐसे दो होल डाल दो, दो होल करके उसके अंदर ही फिर एक में गैस, इनर्ट गैस डाल देते हैं ताकि एक्सपेंड हो जाए, और एक्सपेंशन के बाद उस जगह से फिर विजुलाइज करके वहाँ से लाइगेशंस भी उस वहीं से होंगी, वही सारा मॉनिटर होगा बाहर। लाइगेशन का मकसद है कि वहाँ पर जो सिस्टिक आर्टरी है उसको भी लाइगेट करेंगे और सिस्टिक डक्ट को भी लाइगेट करेंगे, लाइगेट करने के बाद वहाँ से कट करके वहाँ पे स्टिच करके निकाल लेंगे। तो ये लीस्ट इन्वेसिव टेक्निक है। 24 आवर का स्टे होता है टोटल, सिर्फ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस करने की वजह से, यानी सेकेंडरी ब्लीडिंग ना हो कहीं, वो सिर्फ देखनी होती है। अदरवाइज पेशेंट को इससे भी पहले घर भेजा जा सकता है। हाँ, कैलस ट्रायंगल वो करेंगे, वो इसका बनाया है मैंने। और फिर है लेप्रोटमी। लेप्रोटमी का मकसद है कि टू ओपन द एब्डोमेन। आजकल इस किस्म की इंसिशंस कोई देता नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पेरिटोनाइटिस है, पेरिटोनाइटिस माने जैसे मैंने आपको बताया 3 मेजर काजेज हैं परफोरेशन ऑफ द जीआईटी के डिफरेंट पार्ट्स के, जैसे ड्यूडिनल, जैसे पेप्टिक अल्सर की रप्चर या परफोरेशन, या टाइफाइड अल्सर की परफोरेशन, या कोई डायवर्टिकुलर डिजीज हो वहाँ कोई परफोरेट हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो फीकल मास या फिर काइम बाहर आ जाएगी। किसमें? पूरे पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर। वो क्या इस जगह थोड़ी रहेगी, वो तो फिर फ्लोट करती हुई किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगी, और ये पेरिटोनाइटिस कहलाती है, ये जनरलाइज पेरिटोनाइटिस। और ये जनरल पेरिटोनाइटिस से इसमें फिर आपको लेप्रोस्कोपी इससे नहीं चलेगा, इसमें आप पूरा दरवाज़ा खोलना होगा। ये मिडलाइन इंसिशन जो होती है यहाँ से देते हैं और पूरा ओपन करके इसको पूरे को साफ़ करना होता है। इसको पेरिटोनियल टॉयलेट कहते हैं, जिसका दी पेरिटोनियल टॉयलेट, इसको पूरा साफ़ करना होगा। उसके बाद इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पर, और ये आईसीयू का केस है। इससे नहीं, पेरिटोनियल टॉयलेट है पेरिटोनियल कैविटी को साफ़ करना, लेकिन वो साफ इतने मैसिव स्केल पे साफ करने के लिए तो आपको जाहिर है पूरे बॉडी पूरे इंटीरियर एब्डोमेन वॉल को खोलना पड़ेगा ना। इसमें लेप्रोस्कोपी से थोड़ा ही होगा आपका काम, यहाँ इससे आपको इसको पूरे को ओपन करना होगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मीडियन सर्जिकल इंसिशन, और ये इस तरीके से एक मैसिव इंसिशन हम देते हैं। अदरवाइज आजकल बड़ी इंसिशन का कोई एक रवाज है नहीं। किसी ज़माने में हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिशंस। वो अब अपेंडिक्स खुद इतना 4 इंच का, लेकिन उसकी इंसिजन 6 इंच की। तो आजकल एक होल के साथ ही आराम से 2 होल, एक में गैस और दूसरे में जो है वो आप करके आराम से 5 मिनट के अंदर अपेंडिक्स को निकाल के रख देते हैं। अरे पाइलोरिक स्टेनोसिस ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली, अगर इस इंटरल रीजन के अंदर, पाइलोरिक रीजन के अंदर अगर पेप्टिक अल्सर है और वो हील हो जाती है, तो दैट हीलिंग विल एक्चुअली बी थ्रू फाइब्रोसिस। यहाँ क्योंकि इस जगह पर अगर पाइलोरिक रीजन में अगर है, तो दिस वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक कॉम्प्लिकेशन तो हेमरेज है, उसका जो फ्लोर है वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाए तो, और एकदम से आपको वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, और हेमेटोमेसिस का काज है एक, अपर जीआई ब्लीडिंग। दूसरा है परफोरेशन जो रेयर है। तीसरी है हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। तो जैसे हील है, क्योंकि ये बरसों तक चलती है ना, ये आस्ते आस्ते चलेगी, फिर ये हील होगी, और हील जो होगी वो क्योंकि डेप्थ तक चली गई है, सबकुटेनियस टिश्यू सारी सब म्यूकोजा तक और अंडरनीथ में मस्कुलेचर को भी इन्वॉल्व कर दिया है, अब हील हो गई है, तो दैट विल बी हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस होते होते आप देखेंगे कि आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो इस जगह पर फाइब्रोटिक होते हुए ये पैसेज को ही बंद कर देगा। इसको हम यहाँ पे कहते हैं क्या, पाइलोरिक स्टेनोसिस। लेकिन ये कंजेनाइटल भी हो सकती है। मैंने आपको जीआईटी में बताया था कि उसका जो इनर सर्कुलर मस्कुलेचर है, जो अमूमन 6, 8, 10 टाइम्स मोर थिकर होता ही है वैसे ही, लेकिन अब की बार अगर वो 20 गुना ज़्यादा थिकंड हो गया तो फिर वो जो थोड़ी सी जगह है ये भी नहीं बचेगी। फिर ये हो जाएगा हाइपरट्रॉफिक कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये हाइपरट्रॉफिक होता है। वो जो कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक इसकी बहुत ही ईजी डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस से बच्चा जो होगा वो वोमिट आउट करेगा, वो मिल्क जो भी पिएगा वो वोमिट आउट करेगा।
खाना आगे बढ़ने की, यानी मिल्क आगे बढ़ने की कोशिश करेगा स्टमक, लेकिन पेरिस्टालसिस विजिबल होगी यहाँ पर, इतना ओवरकम करने की कोशिश करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा, लेकिन आगे जगह है नहीं इतनी। तो वो जो जगह नहीं है, प्रेशर डेवलप करेगा तो फूड मिल्क जो है किस तरफ तो निकलेगा, आगे नहीं निकलेगा तो पीछे आएगा, और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। इसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। विजिबल पेरिस्टालसिस अक्रॉस द एपिगेस्ट्रियम, क्योंकि एपिगेस्ट्रियम में फील होगा, और वो यहाँ से हाथ लगाएंगे तो विजिबल वहाँ पर पल्पेबल मास भी होगा। तो पल्पेबल मास, विजिबल पेरिस्टालसिस एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक है बच्चे में। अगर आप न्यूबॉर्न में ये देखते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर, तो इट इज़ पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसको हाइपरट्रॉफिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। कंजेनिटल मिक्स्ड डायवर्टिकुलम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एंटीमीजेंट्रिक बॉर्डर पे होगा, अंडरस्टैंड। और जिस जगह पर है वो आपको पता है विटलाइन डक्ट जिस जगह पे होती है, क्योंकि जिस जगह पे ये होता है उसके बाद फिर अब विलियम 2 फीट का बाकी बचता है, मीन इलियोसिकल जंक्शन से 2 फीट बिफोर 2% लोगों में होगा। और 2 मुख्तलिफ, ये एक यहाँ से नहीं लिखा है, ये अपेंडिसाइटिस, इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको और करने की ज़रूरत नहीं है। डायवर्टिकुलाइटिस, इसमें भी डी कट गया है, तो इसका डायवर्टिकुलर डिजीज, डायवर्टिकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, ये वो हैं जो ये ट्रू डायवर्टिकुलर है, अंदर से ही आए हैं, यानी म्यूकोजा ही पुश हुआ है और म्यूकोजा पुश होकर बाहर आ गया, आप तो म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्कुलर सब बाहर आ गए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा ल्यूमन मीन्स अंदर ल्यूमन जो है, अंदर ल्यूमन से आप हाथ डालेंगे तो इसमें आ जाएगा, मीन्स इट इज कंटिन्यूस विद द ल्यूमन। माना ये जो पाउचेस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं डायवर्टिकुलम, इनमें फीसेस होंगे, क्योंकि ये जस्ट ये नहीं है कि बाहर से आए हैं, कोई सिर्फ अपेंडिक्स, ये सिर्फ बाहर से कोई पेरिटोनियम के टैक्स हैं, ये पेरिटोनियम के टैक्स है वो हैं जो नजर आ रहे हैं, ये वाले, इनको अपेंडाइसिस एपिपोलाइकी कहते हैं। ये बाकायदा ट्रू डायवर्टिकुलम है, ये देखिए यहाँ से, ये वीकनिंग की वजह से वहां होंगे जो मोबाइल होगा ज्यादा, वो सिग्माइड और उसके बाद ट्रांसवर्स कोलम, ये डायवर्टिकुलर डिजीज वहां पे होती है। इसके अंदर आप कम देखेंगे क्योंकि ये पहले से सपोर्टेड होते हैं पोस्टीरियर बॉडी वॉल से, तो यू विल एक्चुअली सी दिस इज कॉल्ड डायवर्टिकुलर डिजीज। इसमें फिर खत्म कर देते हैं, ये पूरा जो भी देखेंगे ना, अगर आप इसको आप ठीक नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा उसकी फिर कोलेक्टमी कर देते हैं, फिर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो अच्छे खासे हिस्से कोलोन के अच्छे खासे हिस्से को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये कंडीशन है जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक काज है, ये भी इसको वल्वुलस कहते हैं। और वल्वुलस मुझे अंदाज़ा ये था कि हम स्टूडेंट लाइफ में या भी उन्हें जब भी हमने हाउस जॉब में इधर उधर हॉस्पिटल में हमने वल्वुलस के केस कम ही देखे हैं और कम ही रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना कमरा है पियोन, उसके घर के अंदर रिसेंटली 6 महीने के अंदर 2 वल्वुलस के केस हुए। एक तो ईद के दिनों में हुआ और इसको टालते रहे उस बेचारे का इंतकाल हो गया, और दूसरे को शायद शिफ्ट किया, वो मेरा ख्याल बच गया। तो वो ये वल्वुलस का केस है। वल्वुलस में क्या है कि इट विल बी एक्चुअली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जहाँ पे जैसे ये इस तरीके से हो गया और ये घूम गया एक तरह से। और घूम गया का मकसद है कि अगर ये 180 तक भी घूम गया तो आप खुद सोच सकते हैं तब तक भी ब्लड सप्लाई आती रहेगी, चलो, लेकिन और घुमा के अगर 360 पे घुमा दें अगर आप इसको, तो वो जो ब्लड सप्लाई इसके अंदर गई है वो टोटली कट ऑफ हो जाएगी, और वो पूरा जो घूम गया है दैट विल अंडरगो इन्फेक्शन। और अंडरगो इन्फेक्शन आप खुद सोच सकते हो, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर पेन और इस्कीमिक पेन जो होगा वो, और उसके साथ साथ पेरिटोनाइटिस में जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, इसको वल्वुलस कहते हैं। तो वल्वुलस इज वन ऑफ द काजेज ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। वल्वुलस का कोई काज नहीं है सच, मीजेंट्री लूज हो सकती है, या इस तरीके से आगे से कोई कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि उसने ऐसे पंप किया होगा, नहीं हुआ होगा, पेरिस्टालसिस की वजह से घूम गया होगा शायद। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी जो इसके अलावा जो ऑब्स्ट्रक्शन की काज है वो ये है, इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। ये फिर आई कट गया यहाँ से, जिसका दी इंटरसेप्शन, जिसका इस इंटरसेप्शन, इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंग्लिश में वर्ड, अंग्रेजी ज़बान भी कभी कभी कमाल कर देती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनका नाम डाल दिया है टेलीस्कोपिंग, टेलीस्कोपिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द डिस्टल पार्ट। कैसे, ये ऐसे था, ठीक है, डिस्टल पार्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रॉक्सिमल पार्ट और ज्यादा पंप करेगा, यानी और ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, टोन आएगा उसमें। फिर जब आगे से इसको इतना जगह नहीं मिलेगी तो इसकी वाल जो है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे ऐसे। ये बाहर आ गया, ये ऐसे जाएगा, यानी इसका मकसद ये कि इससे डिस्टल पार्ट में ये प्रॉक्सिमल पार्ट अंदर इन्वेजिनेट होगा, ऐसे कट नहीं जाएगा, इन्वेजिनेट होगा, और जहां ये बेंडिंग आएगी यहां पर वो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, और आ गया तो ये देखिए अंदर चला गया, ऐसे आगे कंप्रेस हो जाएगा, उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी तो ये पूरा टुकड़ा गया।
इसमें इन्फॉक्शन हो जाएगी। ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का दूसरा काज है, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि प्रॉक्सिमल पोर्शन है टेलीस्कोपिंग, वो जो टेलीस्कोप होते हैं ना जो एक दूसरे को निकाल के लंबा करते हैं, तो उसके अंदर चले जाते हैं ऐसे। दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट इनटू द डिस्टल पार्ट बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कॉमन ये उमूमन एक चीज 2-4 जगहों पर, ये इंटेस्टिन का प्रॉक्सिमल जैसे जेजुनम जो है वो इलियम के अंदर चला जाए। कॉमन इलियोसिकल जंक्शन पे ज्यादा है, यानी इलियोसिकल इंटरसेप्शन। कोलोकोलल कम है, यानी ये कोलोकोलिक ज्यादा नहीं है, इंटेस्टिनल भी जेजुनल इलियल भी कम है, लेकिन ज्यादा जो केसेस आएंगे ना वो आएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टिन सीकम के अंदर चला जाए। दिस विल बी एक्चुअली टेलीस्कोपिंग मोर। और दूसरा स्ट्रेंगुलेशन, ये भी आप समझ सके, स्ट्रेंगुलेशन थ्रोटलिंग को कहते हैं। स्ट्रेंगुलेशन का मकसद ये है कि अगर कोई पार्ट इंटेस्टिन का हर्निया बन जाए और इस वक्त वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है अगर, तो वो रिकवर हो जाएगा। रिकवर मतलब रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर वहां पर वो आस्ता आस्ता ज्यादा आ गया और रिंग नेरो है, जैसे उन फीमोरल रिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो रिंग अगर नेरो है वहां पर, तो उसका नेक वहां से दब सकता है, और दबेगा तो वो जो वीनस सर्कुलेशन है वो दबेगी सबसे पहले। आर्टीरियल जाती रहेगी, ब्लड जाएगा, आएगा कम, वो जब आएगा कम तो वो सोइलिंग और होगी, सोइलिंग और होगी तो नेक पर और दबेगा वो। क्यों? क्योंकि रिंग तो नहीं वो एक्सपेंड होगी ना आप, और होते होते एक दिन वो आएगा कि आप के ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई भी दब जाएगी, ये इस्केमिक पेन शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन, थ्रोटलिंग। एक तरह से दम घुट रहा है उसका, स्ट्रेंगुलेट हो रहा है, फांसी देने को भी स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। इसका दी स्ट्रेंगुलेशन, तो ये स्ट्रेंगुलेशन ये भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक काज है। तो वल्वुलस इंटरसेप्शन, स्ट्रेंगुलेटेड हर्नियास, दीज आर द काज। अगर सिर्फ वापस नहीं आ रहा है ना अगर, तो दिस विल बी कॉल्ड एज जस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन अभी स्ट्रेंगुलेशन तक मामला गया नहीं है, बट ऑब्स्ट्रक्टेड है, बट ऑब्स्ट्रक्शन विल सून बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंगुलेशन। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे। और उसके साथ साथ जो हमने यहाँ पर एब्डोमिनल वाल के अंदर किए थे कुछ जो क्लिनिकल्स, वो उसको भी खास तौर पे देखना है। इंगुइनल हर्निया, हाइड्रोसील्स, स्पर्मेटोसील, या इनको भी यहाँ पर। और अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि बाकी भी जितने भी हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से रिलेटेड या कुछ और इंटीरियर एब्डोमिनल वाल से, जैसे रेक्टस शीथ में 2-3 हैं खास तौर पे, एक स्पेजिलिन हर्निया वो भी हमने की थी, लेकिन एक डायवेरिकेशन ऑफ द रेक्टस, दूसरा है रेक्टस शीथ हेमेटोमा। लेकिन रेक्टस शीथ हेमेटोमा आप खुद भी सोच सकते हो कि किस वजह से हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मोस्टली, बट लेस समटाइम्स सुपीरियर आल्सो। या स्पेजिलिन हर्निया, ये तो मैंने आपको बताई थी। या डायवेरिकेशन, जिसके अंदर जो उसके मीडियल वाल, मीडियल जो एजेस हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाती है। ऊपर तो ये दूर होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन और ज़्यादा दूर हो जाएंगी, तो लीनिया एल्बा जो है दैट विल बी टोटली एक्सपोज, इससे एपिगैस्ट्रिक हर्निया वगैरह ये हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये जनरली आपको थोड़ा सा इस तरीके से। जी जी, क्या थी?